जय हिंद। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के 9 चैप्टर्स ऑलरेडी हमने पढ़ लिए इससे पिछले सेशंस में। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 10th। चैप्टर टाइटल्ड है वाटर इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर प्रेजेंट होता है इसकी कहानी क्या है, उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे बात की गई है और बताया गया है कि एयर कंटेन्स वाटर वेपर। एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। वाटर वेपर का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो वाटर इन दी गैसियस फॉर्म इज नोन एज वाटर वेपर। एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल कितना वाटर वेपर देखने को मिलता है इसके बारे में भी ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 0 से लेके 4% बाय वॉल्यूम वाटर वेपर देखने को मिलता है। एटमॉस्फेयर के अंदर लगभग 0.02% से लेके 4-5% के बीच में वाटर वेपर देखने को मिलता है। हालांकि वाटर वेपर की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में बेहद कम है। सिर्फ 0 से लेके 4-5% के बीच में वाटर वेपर देखने को मिलता है। लेकिन क्वांटिटी कम होने के बावजूद वेदर फिनोमिनाज में, एटमॉस्फेरिक फिनोमिनाज में ये जो वाटर वेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एटमॉस्फेयर में जितना भी वाटर प्रेजेंट है ये 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स हैं? एक है गैशियस, और गैशियस फॉर्म में वाटर को क्या बुलाया जाता है? वाटर वेपर बुलाया जाता है। दूसरी है लिक्विड, और लिक्विड फॉर्म में आमतौर पे आप पानी को देखते ही हो। और तीसरी है सॉलिड, फॉर एग्जांपल आइस है, स्नो है। तो एटमॉस्फेयर में ये जितना भी वाटर प्रेजेंट है ये 3 फॉर्म्स में देखने को मिलता है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स हैं? एक है गैशियस, दूसरी है लिक्विड और तीसरी है सॉलिड। अच्छा, एटमॉस्फेयर में ये जितना भी मॉइस्चर देखने को मिलता है ये मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में ऐड होता है 2 प्रोसेसेस के थ्रू। कौन कौन सी 2 प्रोसेसेस हैं? एक है इवेपोरेशन। एक कौन सी प्रोसेस है? एक है इवेपोरेशन और दूसरी है ट्रांसपिरेशन। दूसरी प्रोसेस कौन सी है? दूसरी है ट्रांसपिरेशन। बेहद सिंपल। एटमॉस्फेयर में ये जितना भी मॉइस्चर कंटेंट देखने को मिलता है ये मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में ऐड होता है प्राइमरीली 2 प्रोसेसेस के थ्रू। कौन कौन सी 2 प्रोसेसेस हैं? एक है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? अर्थ के सरफेस के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, जैसे ओशंस हैं, सीज हैं, नदियां हैं, नाले हैं, इन वाटर बॉडीज में हीट एनर्जी की वजह से इवेपोरेशन देखने को मिलता है। वाटर इवेपोरेट होता है, और ये जो वाटर इवेपोरेट होता है ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट को ऐड करता है, वाटर वेपर को ऐड करता है। और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है? ये हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं ये रूट्स के थ्रू वाटर को कंज्यूम करते हैं और अल्टीमेटली इसी वाटर को अपने लीव्स के थ्रू, स्टेम्स के थ्रू वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो 2 तरीके जिनके थ्रू एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ऐड होता है वो कौन कौन से हैं? एक है इवेपोरेशन और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ओशियंस हैं और कॉन्टिनेंट्स हैं, इनके बीच में कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर देखने को मिलता है। और ये जो कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन एंड बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ऐड होता है, और कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन की वजह से एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको एक तरीके से विड्रॉ किया जाता है, उसको एक तरीके से रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें, रेनफॉल की अगर बात करें, रेनफॉल का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट था वो एक तरीके से विड्रॉ कर लिया गया है, वो एक तरीके से रिमूव कर लिया गया है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इस बेसिक इंट्रोडक्शन में कुछ भी नया नहीं है। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता होंगी। इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, द वाटर इन द गैसियस फॉर्म प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। एयर में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है इस वाटर वेपर को ही क्या बुलाया जाता है? ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। और ये जो ह्यूमिडिटी होती है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट बात है। ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और इसीलिए अगर आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये आपको डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी, बिकॉज
इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जब हम जाते हैं तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। और दूसरा, हम अगर ऊपर की तरफ जाएं, अगर हम अपवर्ड जाएं, तो भी ये जो ह्यूमिडिटी है ये ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिक्रीज होती है। और फैक्ट क्या है कि मोर देन 90% ऑफ द वाटर वेपर जो है वो अप टू 5 किलोमीटर हाइट में देखने को मिलता है। लगभग 5 किलोमीटर की हाइट तक मोर देन 90% ऑफ द वाटर वेपर देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। और दूसरा हमने देखा कि ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। और इसीलिए जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है, बिकॉज इक्वेटर से पोल्स की तरफ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और दूसरा, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिक्रीज होती है। और फैक्ट क्या है कि मोर देन 90% ऑफ द वाटर वेपर जो है वो अप टू 5 किलोमीटर हाइट में देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो ह्यूमिडिटी है इसके कई सारे टाइप्स हैं। एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को बुलाया जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। या फिर ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज द टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में टोटल वेट ऑफ वाटर वेपर कितना है उसको भी क्या बुलाया जाता है, उसको भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। बेहद सिंपल, मान लेते हैं कि ये कोई पार्सल ऑफ एयर है। इस पार्सल ऑफ एयर में वाटर वेपर का टोटल वेट कितना है, उस टोटल वेट को, उस एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को क्या बुलाया जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। और ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। एक तो होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, बेहद सिंपल, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर्ड टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। बेहद सिंपल, मान लेते हैं कि ये कोई पार्सल ऑफ एयर है। इस पार्सल ऑफ एयर में कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है और कितनी इसकी फुल कैपेसिटी है, उसके रेशियो को ही क्या बुलाया जाता है, उसके रेशियो को ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। विच मीन्स कि ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इनटू 100। बिल्कुल लिख सकते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ही क्या है कि किसी पार्सल ऑफ एयर में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना प्रेजेंट है, और जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होता है उसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। किसी पार्सल ऑफ एयर में कितना एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट है और उस पार्सल ऑफ एयर की फुल कैपेसिटी कितनी है, उसी के रेशियो को क्या बुलाया जाता है, उसी के रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये ओशंस के ऊपर ज्यादा होती है, बिकॉज ओशंस के ऊपर जो पार्सल ऑफ एयर है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है ये कम होती है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक टर्म और है सैचुरेटेड एयर। और सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या होता है, द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे अगर किसी एयर में फुल कैपेसिटी जितना मॉइस्चर है तो उस एयर को क्या बुलाएंगे, उस एयर को बुलाएंगे सैचुरेटेड एयर। क्या बुलाएंगे, सैचुरेटेड एयर बुलाएंगे। इसका एक मतलब क्या है कि अब अगर इस टेम्परेचर पे कोशिश की जाए तो ये जो एयर है ये एयर और ज्यादा मॉइस्चर को होल्ड नहीं कर सकती है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड एयर। अच्छा, वो टेम्परेचर जिस पे सैचुरेशन अकर होता है किसी भी पार्सल ऑफ एयर का, उस टेम्परेचर को क्या बुलाया जाता है, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बुलाया जाता है। वो टेम्परेचर
जिस पे किसी पार्सल ऑफ एयर का सेचुरेशन अकर होता है उसको क्या बुलाया जाता है, उसको बुलाया जाता है ड्यू पॉइंट। देखो बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये जितना भी हमने पढ़ा इसको एक बार फिर से सम अप करते हैं। एक तो हमने बात की ह्यूमिडिटी के बारे में, और ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, और हमने देख लिया कि जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिक्रीज होती है। और दूसरा हमने ये भी देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो भी ये जो ह्यूमिडिटी है ये डिक्रीज होती है। और फैक्ट क्या कहता है कि 90% या फिर ये कहें कि मोर देन 90% ऑफ द वाटर वेपर जो है वो अप टू 5 किलोमीटर हाइट में देखने को मिलता है। दूसरा हमने बात की एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बारे में, और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर उसको क्या बुलाया जाता है, उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। या अगर दूसरे तरीके से कहें तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, इट इज द टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर वॉल्यूम ऑफ एयर एट अ डेफिनिट टेम्परेचर। ये जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर क्यूबिक मीटर के टर्म्स में। फिर इसके बाद हमने बात की रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, बेहद सिंपल। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कितनी है किसी पार्सल ऑफ एयर की, उसके रेशियो को क्या बुलाया जाता है, उसके रेशियो को रिलेटिव ह्यूमिडिटी बुलाया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसके बाद हमने बात की सैचुरेटेड एयर के बारे में, और सैचुरेटेड एयर का मतलब क्या है, द एयर with moisture to its full capacity at a given temperature is known as saturated air। और हमने बात की ड्यू पॉइंट के बारे में, और ड्यू पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पर ये सैचुरेशन आकर होता है उस टेम्परेचर को क्या बुलाया जाता है, उस टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट बुलाया जाता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। ये छोटी छोटी चीजें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको दिमाग में रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात की गई है इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन के बारे में। देखो एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, अगर एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऐड करना है तो ऐड कैसे होगा, इवेपोरेशन के थ्रू। और अगर एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर को रिमूव करना है या विड्रॉ करना है तो रिमूव कैसे होगा, कंडेंसेशन के थ्रू। एग्जैक्टली कैसे होता है उसके बारे में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आते जाएगा, लेकिन बेहद सिंपल। एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर वेपर है, ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, ये ऐड होता है वाया इवेपोरेशन, और एटमॉस्फेयर से ये जो वाटर वेपर है ये विड्रॉ होता है, रिमूव होता है बाय कंडेंसेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन के बारे में। और इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, अगर सिंपल तौर पे बोलें तो ये जो वाटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। वाटर अपने लिक्विड स्टेट से जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, इस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है, इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बुलाया जाता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसके पीछे हीट इज द मेन कॉज। हीट एनर्जी की वजह से वाटर अपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को ही क्या बुलाया जाता है, इस प्रोसेस को ही इवेपोरेशन बुलाया जाता है। अच्छा, वो टेम्परेचर जिस पे वाटर इवेपोरेट करने की शुरुआत करता है उस टेम्परेचर को क्या बुलाया जाता है, उस टेम्परेचर को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बुलाया जाता है। वो टेम्परेचर जिस पे वाटर इवेपोरेट करने की शुरुआत करता है, the temperature at which the water starts evaporating is known as latent heat of vaporization। देखो evaporation क्या होता है, evaporation is basically
दैट प्रोसेस जिसमें वाटर अपने लिक्विड से गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है, और इसके पीछे हीट इज द मेन कॉज। और दूसरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे वाटर इवेपोरेट करने की शुरुआत करता है, उस टेम्परेचर को क्या बुलाया जाता है, उस टेम्परेचर को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बुलाया जाता है। अच्छा, इवेपोरेशन की ये जो रेट होती है, ये रेट किस तरीके से रिलेटेड है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो इवेपोरेशन की रेट है वो भी इंक्रीज होगी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे वाटर की जो एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन की कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होती है। इसका एक मतलब ये भी है कि अगर किसी एयर में मॉइस्चर कंटेंट कम है, अगर किसी एयर में मॉइस्चर फुल कैपेसिटी तक नहीं है, तो उस एयर में पोटेंशियल है कि वो और ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकती है और रिटेन कर सकती है। तो एक चीज़ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे इवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज होता है। दूसरी चीज़, अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी ज़्यादा होगा। कैसे? मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है, मान लेते हैं कि ये कोई सरफेस है और यहाँ पे खूब सारा इवेपोरेशन हो रहा है। अब देखो विंड वेलोसिटी कैसे कंट्रीब्यूट करती है, इवेपोरेशन हो रहा है मतलब यहाँ पे जो एयर का पार्सल है उस एयर पार्सल में खूब सारा मॉइस्चर जो है वो ऐड हो गया है। अब विंड आई और बहुत तेज चलते हुए विंड आई, विंड आएगी तो ये जो सैचुरेटेड लेयर है, ये जो सैचुरेटेड एयर है, इसको अपने साथ में बहा के ले जाएगी और इस जगह पे जो नई ड्राई एयर है वो आ जाएगी। और अब इवेपोरेशन की वजह से ये जो ड्राई एयर है, इस ड्राई एयर में मॉइस्चर कंटेंट ऐड होगा और ऐसा होता रहेगा। उल्टा कंसिडर करो कि एयर सैचुरेट हो गई है, मॉइस्चर ऐड हो गया है, लेकिन विंड नहीं चल रही है, विंड नहीं चल रही है तो ये जो एयर है ये एयर मूव ही नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी तो अब इसमें और कैपेसिटी नहीं है मॉइस्चर को होल्ड करने की, और ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट को होल्ड करने की, तो अब इवेपोरेशन होगा ही नहीं। तो अगर विंड वेलोसिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होता है। लिखा हुआ है मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेसेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर, हेंस ग्रेटर द अमाउंट ऑफ एयर ग्रेटर इज द इवेपोरेशन। अच्छा, सैलिनिटी के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन अगर सैलिनिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होती है, और इसलिए जो फ्रेश वाटर के सरफेसेस होते हैं उन पे इवेपोरेशन का जो रेट है वो लगभग 5% ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वाटर सरफेसेस विच आर सलाइन। तो सैलिनिटी के साथ में ये जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है ये इनवर्स रिलेशन में है। सैलिनिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, विंड वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, विंड वेलोसिटी अगर कम होगी तो इवेपोरेशन कम होगा, टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर अगर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगा। ये बात हो गई इवेपोरेशन की। इसके बाद बात की गई है कंडेंसेशन के बारे में। कंडेंसेशन के बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहां तक बेहद सिंपल सी बातचीत है। इनफैक्ट अगर आपने ढंग से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो ये सारी चीजें आपने कहीं ना कहीं ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।